हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार पुनः स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बात था हम लोग उस बात को देख रहे थे। तो देखिए, हम लोग बात किए थे मोलर कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। देखिए जरा सा मोलर कंडक्टेंस। तो देखिए, मोलर कंडक्टेंस बोला गया था दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में, जो सोल्यूशन का आपका वॉल्यूम होगा उस सोल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से उत्पन्न चालकता को हम लोग नाम दिए थे क्या? मोलर चालकता। इसके बाद अपन बात किए थे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बोला गया था कि 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट से उत्पन्न 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से उत्पन्न चालकता को नाम देते अपन क्या? इक्विवेलेंट चालकता। इसके बाद हम लोग देखे थे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन। तो अपन देखे थे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन ये था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये देखे थे। देखिए जरा सा, अगर अपने को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर निकालना हो इस रिलेशन से तो लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस और नीचे वैलेंसी फैक्टर। तो देखिए, ये सब कुछ फॉर्मूले थे जिसके ऊपर हम लोग बात किए थे, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, जैसा कि आप पिछले क्लास में देख भी चुके हैं। तो देखिए, आज अपने को उसके आगे फिर बात करना है, ठीक है। तो देखिए, इसके आगे अपन बात करते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा वर्ड है डाइल्यूशन, जिसके बारे में आप जानते भी होइएगा। डाइल्यूशन, देखिए एक छोटा सा वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं डाइल्यूशन। तो देखिए, डाइल्यूशन बोलने का मतलब एडिशन ऑफ वाटर को ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। इसी नाम को शायद हम लोग नाम देते हैं डाइल्यूशन। तो देखिए, डाइल्यूशन, अब अपने को दो बात समझना है, एक तो डाइल्यूशन है और एक को नाम देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट, एक को अपन नाम देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखिए इसको अगर अपन बात करें हिंदी में बोलते हैं अनंत तनुता। अनंत तनुता। तो देखिए जरा सा, आप गौर से देखिएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी आपको बताया डाइल्यूशन का मतलब सिंपल सा है, पानी का एडिशन करना, पानी मिलाना है आपको डाइल्यूशन। इनफाइनाइट फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट में, एक है इनफाइनाइट अनलिमिट में। आपको वाटर मिलाते जाना है। सर कहां पे ले जाकर छोड़ देना है? एक ऐसा तो कंडीशन आएगा जहां पे इसको छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलने का मतलब क्या है कि आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में तब तक वाटर का एडिशन करना है, तब तक वाटर को मिलाना है जब तक उस इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षण बल है, वो कमजोर ना हो जाए। जिस दिन ये कमजोर हो जाएगा, जिस टाइम पे, उस टाइम पे हम लोग वाटर को मिलाना छोड़ देंगे। इसी को नाम देते हैं अपन क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए, अपने को आज यही पढ़ना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है? तो देखिए, अपन बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस। देखिए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये अपना टॉपिक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर बात करें अपन, इस टॉपिक को नाम देंगे हम लोग अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब देखिए, अपन बात कर चुके हैं शायद किसका? बात की है डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन बोलने का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आपको इतना वाटर मिलाना है ताकि उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो वीक हो जाए, वो कमजोर हो जाए। उस कंडीशन को अपन नाम देते हैं क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। तो देखिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपने को मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन फिर से रिपीट कर देते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में यहां तक पानी मिलाना है जब तक उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कमजोर नहीं हो जाए, वो वीक नहीं हो जाए। जिस टाइम पे वीक हो जाएगा हम लोग वहां पे वाटर मिलाना छोड़ सकते हैं। अब चलिए
अब देखिए इसको डील करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, उस साइंटिस्ट को अपन नाम देते हैं डी बाई हक्कल, डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। एक छोटा सा वर्ड है, आपको बस देखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। ये डी बाई हक्कल ऑन सागर क्या बोलता है, ये साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, घबराइएगा नहीं, छोटा सा बात है। ये आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो आपका मोलर कंडक्टेंस होगा वो, और जो आपको फाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टेंस होगा वो, उस दोनों के बीच में एक रिलेशन को आपको बताता है। तो देखिए ये बताता है क्या, मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन सी, किसी भी कंसेंट्रेशन पर, किसी भी कंसेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होगा ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, देखिए इनफाइनाइट ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, माइनस बी रूट सी, ये इस दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, जिसको थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे क्या ये बोल रहा है। तो देखिए एक एक टर्म के बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहले इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो लिखा हुआ है, तो देखिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये लिखा हुआ है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या तो नॉट से या फिर इनफाइनाइट के सिंबल से, ठीक है। इसको अपन नाम देते हैं मोलर कंडक्टेंस, इसको नाम देंगे हम लोग मोलर कंडक्टेंस, इसको नाम देंगे अपन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नाम देंगे इसको अपन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके बाद जो आपको लिखा हुआ है ये मोलर कंडक्टेंस, ये किसी भी कंसेंट्रेशन पर, ये आपको बोल रहा है कंसेंट्रेशन से, मोलर कंडक्टेंस, इसको अपन नाम देते हैं मोलर कंडक्टेंस, इसको नाम देंगे अपन मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन सी, यानी किसी भी कंसेंट्रेशन पर, ठीक है, उसका मोलर कंडक्टेंस का बात करेंगे। जो लिखा होगा वो बी, इस बी को अपन नाम देते हैं डी वाई कॉन्स्टेंट, जो साइंटिस्ट है उसके नाम पे लिया गया है डी वाई कॉन्स्टेंट, इसको अपन क्या नाम देंगे, डी वाई कॉन्स्टेंट नाम देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है आपको रूट अंडर सी, देखिए जो आपको रूट अंडर सी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये है कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन है। तो देखिए डी वाई हक्कल ऑन सागर, ये जो है एक साइंटिस्ट है जो आपको मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन सी और मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस और किसी कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस के बीच में एक रिलेशन को बताता है। जहां पर जो बी लिखा हुआ है ये बी है डी वाई कॉन्स्टेंट, ये सी है रूट कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन का ये रूट है, ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन है। तो देखिए डी वाई हक्कल ऑन सागर आपको बताता है क्या, ये तो सर इक्वेशन जो ये दिया है आप वो बताया है, इसका यूज क्या है। तो देखिए ये जो है आपको डी वाई हक्कल ऑन सागर, इसके हेल्प से ये पता करने का कोशिश किया गया कि आखिर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इस दोनों के बीच में आखिर क्या डिफरेंसेस है, क्या असमानता है, उस चीज के बारे में। तो देखिए आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट, ये तो समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बात भी किए थे फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में। देखिए इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य बोले या बोल सकते हैं वैद्युत अपघट्य, आपको बोला गया था इसके बारे में। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐसे पदार्थ को बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट अपन ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जो या तो द्रवित अवस्था में यानी मोल्टेन अवस्था में, या आपको जलीय माध्यम में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में
अगर वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है उसको अपन नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट को क्लासिफाई किया गया था दो कैटेगरी में, एक को बोला गया था वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक को बोला गया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए फिर बात किया गया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे और स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे। तो देखिए बोला गया था कि जिसका अल्फा यानी जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो, मतलब जो 100% अपने आयंस में टूट जाते हैं 100%, उसको अपन नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% नहीं टूट पाते हैं उसको अपन नाम देते हैं क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए डी वाई हक्कल अनुसार ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बीच में कुछ रिलेशन को, कुछ संबंध को बताना चाह रहा है। तो देखिए इसके हेल्प से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ये एक ग्राफ को प्लॉट किया। देखिए आराम से समझिए, आप देखिए एक ग्राफ को प्लॉट किया गया। क्या है ग्राफ, ये वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस पे लिया गया मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट एल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस, और इस एक्सिस पे लिया गया कंसेंट्रेशन को। आपको पता है कि इस एक्सिस पे यहां पे 0 वैल्यू है, जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे वैल्यू बढ़ेगा, जैसे हम लोग आगे की तरफ जाएंगे कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब अगर हम लोग 0 से ऊपर की तरफ जाए तो मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट का, तो अगर हम लोग यहां से आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसेंट्रेशन होगा वो इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन में क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो देखिए मोलर कंडक्टेंस और कंसेंट्रेशन, इसके बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया गया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो देखिए इनका ग्राफ कुछ इस तरह से मिला। वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहे हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ प्लॉट किया गया, इस तरह का ग्राफ मिला। और ये ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड, तो देखिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड ऑब्टेन हुआ, ठीक है। अब देखिए दूसरा किया गया वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तो देखिए उसका जो प्लॉट किया गया, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लेते हैं अपन फॉर्मिक एसिड, आपको पता है फॉर्मिक एसिड। देखिए ये दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब दो वीक इलेक्ट्रोलाइट को लिया गया, या दो से आप ज्यादा भी ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में देखिए ये दोनों ग्राफ जो है ये एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, और कहीं पे कट नहीं कर रहा है तो आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट एल्यूशन और कंसेंट्रेशन के बीच में जब प्लॉट किया गया, तो प्लॉट करने के बाद ये देखा गया कि उनका ग्राफ एक जगह पे एक दूसरे को कट कर रहा था। तो कट करने से ये होगा कि आप जो है उसके बीच के रिलेशन को बता सकते। लेकिन जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में प्लॉट करने का कोशिश किया गया, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं किया गया। यानी ये जो ग्राफ बना है, या बोल सकते हैं डी वाई हक्कल वंसागर जो अपन लिखे भी थे मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन सी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट एल्यूशन माइनस बी रूट सी। तो देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी ये अप्लीकेबल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर, यानी ये वीक पर अप्लाई नहीं हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर ही अप्लीकेबल हो रहा है। क्या देखिए जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश किए, तो करने के बाद अपन ये देखे कि कहीं पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं से भी कट नहीं कर रहा। अगर कट नहीं कर रहा है तो आप इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो नहीं निकाल सकते। यानी सर इससे क्या अपने को क्या रिलेशन निकल के सामने आया, तो देखिए इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन निकल के आता है इस इक्वेशन से, कि आप जो है डी बाई हक्कल ऑन सागर से, जो डी बाई हक्कल ऑन सागर है, इस इक्वेशन से आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप कभी भी एग्जैक्ट उसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, आप देखिए जरा से इसको। तो देखिए ये था आपका मोलर कंडक्टेंस। तो देखिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्राफ से, जो आपको ये ग्राफ मिला है, तो अपन लिख सकते हैं इस ग्राफ से, लिख देते हैं यहां पे, इस ग्राफ से
इस ग्राफ से हम केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब अगर सर वीक इलेक्ट्रोलाइट कहीं पर आता है, कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है तो उस टाइम अपन क्या करेंगे? तो देखिए उस टाइम क्या कर सकते हैं, तो ये नियम तो सिर्फ अप्लीकेबल हो गया किसके लिए? ये अप्लीकेबल हो गया सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर वीक का बात आएगा तो हम क्या करेंगे? तो देखिए जब इतना सारा असमंजस का स्थिति उत्पन्न हुआ कि सर वीक के लिए तो कुछ बता नहीं सके, स्ट्रॉन्ग के लिए बताकर चले गए, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो क्या करें? उसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए उस केस में क्या हुआ कि इस साइंटिस्ट को रिप्लेस करके एक साइंटिस्ट आए और वो साइंटिस्ट ये काम किए कि दोनों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में पार्शियलिटी किए बिना दोनों को डिफाइन किए और दोनों के लिए एक अच्छा सा रूल बताए, और वो ऐसा रूल था जो हर किसी पे अप्लाई हो सकता था। ठीक है, तो आइए हम लोग उस लॉ के बारे में देखते हैं। वो लॉ है कोलराउस का नियम। ठीक है, आइए देखिए क्या है कोलराउस का नियम। कोलराउस लॉ, इसको अपन नाम देते हैं कोलराउस का नियम। इसको पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। देखिए ये है आपको कोलराउस का नियम। अब देखिए ये ऐसा नियम है कोलराउस का जो डी बाय हैकेल-सागर इक्वेशन को पूरा बाइकाट करता है, क्योंकि वो जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ तो बता नहीं पाया, लेकिन ये जो है आपको कोलराउस ये जो है स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। और देखिए ये क्या बोलता है कि आपके सामने में अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये नियम बोलता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होगा, मोलर कंडक्टेंस हम लोग पढ़े हैं, दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से उत्पन्न चालकता को नाम देते हम लोग मोलर चालकता। तो देखिए कहीं भी अगर आपको अगर ऐसा मिलता है कोलराउस का नियम, ये नियम आपको बताता है क्या कि देखिए आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लीजिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वह उसके आयनों से उत्पन्न कंडक्टेंस के सम के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? तो देखिए पहले अपन इसको लिखते हैं, क्या बोलता है, देखिए इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, हिंदी में बोलते हैं हम लोग मोलर चालकता, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इसके प्रत्येक आयनों, और देखिए आयन जो होता है वो 2 प्रकार का, हम लोग बात किए थे केटायन का और एनायन का, तो लिख सकते हैं प्रत्येक आयनों में क्या क्या, केटायन एंड एनायन, प्रत्येक आयनों केटायन और एनायन के, प्रत्येक आयनों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ये क्या बोला है? देखिए ये कोलराउस साइंटिस्ट है जो बोलता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का,
वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस उसके आयनों से उत्पन्न जो भी आयंस होगा, वो आयंस का जो भी केटायन और एनायन होगा उसके सम के योग के बराबर होगा। योग का मतलब पता है, जोड़। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर बात करें अपने पास, अगर मान लीजिए कोई एक्स और वाई इलेक्ट्रोलाइट है, मान सकते हैं, आपको पता है अगर ये टूटेगा तो एक केटायन में और एक एनायन में, ये एक्स प्लस और ये वाई माइनस। आपको पता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज वो है केटायन और जिस पर निगेटिव चार्ज है वो है एनायन। तो देखिए ये बोलता है क्या, अब देखिए पहले एक मिनट इस नियम को, देखिए तो आइए, ये केटायन और एनायन, तो बोला गया इसका मोलर चालकता, जो इसका मोलर कंडक्टेंस होगा, ठीक है, और मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट वाला। तो मान लीजिए अगर अपने को मोलर कंडक्टेंस ये इनफाइनाइट लिखा हुआ है, अगर अपने को एक्स वाई का निकालना है, एक्स वाई का मोलर कंडक्टेंस, तो इसके आयनों के सम के, तो आयंस क्या है, आयंस आपका है एक्स और मोलर कंडक्टेंस क्या है आपका केटायन और एनायन, इसके सम के बराबर होगा मोलर कंडक्टेंस कहां पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो देखिए ये जो है इसके योग के बराबर हुआ, इसको नाम दिया अपन क्या, कोलराउस का नियम। आप और एग्जांपल समझिए, देखिए मान लीजिए आपको लिखा हुआ है NaCl, आपको पता है इसको अगर ब्रेक करेंगे सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर निगेटिव। तो देखिए अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना चाहे, अगर इसका हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना चाहे मोलर कंडक्टेंस NaCl का, तो इसके आयनों की कंडक्टेंस के, तो इसके आयन का कंडक्टेंस क्या क्या है, सोडियम है केटायन और ये क्लोराइड है आयन, तो इसके प्रत्येक आयनों के सम के बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, कहां पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट जोड़ देते हैं, किसी इस नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसके प्रत्येक आयनों के सम के योग के बराबर होता है। इसको अपन नाम देते हैं क्या, मोलर कंडक्टेंस कहां पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, कोलराउस का नियम। और भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए KCl है, इसको भी अपन तोड़ सकते हैं, K प्लस और Cl माइनस, इस पर पॉजिटिव चार्ज ये है केटायन और जिस पर निगेटिव है ये है आपका एनायन, केटायन और एनायन। अब देखिए इस KCl का मोलर कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो कोलराउस का नियम क्या बोलता है, कोलराउस का नियम ये बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इसके प्रत्येक आयनों के योग के बराबर होता है। सिंपल सा लॉ है, ठीक है, ये खत्म हुआ। देख लीजिए ये सिंपल सा। अब अगर मान लेते हैं, अगर थोड़ा सा चेंज अगर करके अगर आपको ऐसा अगर लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है K2SO4, तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर लीजिए, तो ये अगर टूटेगा तो 2K प्लस, ठीक है, प्लस SO4 माइनस 2। देखिए ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, रिएक्शन बैलेंस है साइन। अब इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस निकालना है, किसका, K2SO4 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस। तो इसका जो मोलर कंडक्टेंस होगा इसके आयनों के सम के, तो ये 2 आयन्स है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, मोलर कंडक्टेंस इसका केटायन K प्लस और एनायन SO4 माइनस, इसके आयनों के सम के बराबर होता है। तो देखिए 2 था इसीलिए हम लोग, ये 2 केटायन था इसलिए यहाँ पे अपन 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर 1 होता तो सिंपल लिख देते। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस, तो चलिए इसको अपन पहले ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे तो देखिए एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 चार्ज लिख दिए अपन। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा दिए, सल्फेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1, बैलेंस करने के लिए कितना 3 लगाएंगे। अब देखिए अगर अपने को इसमें कोलराउस का नियम अप्लाई करना होगा, अगर कोलराउस का नियम यूज करना होगा तो कैसे करेंगे,
तो कोलराउस का नियम क्या बोलता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन याद रखिएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, तो अगर मोलर कंडक्टेंस का अगर बात किया जाए तो मोलर कंडक्टेंस एल्युमिनियम कितना है, 2 है, प्रत्येक आयनों का सम, तो ये 2 आयन है तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन एल्युमिनियम पे +3 प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, सल्फेट का, इसके सम के योग के बराबर होता है। इसी को अपन नाम देते हैं क्या, कोलराउस का नियम। तो देखिए कोलराउस का नियम कुछ नहीं है, आप समझिए ढंग से क्या बोलना है। ये बोल रहा है क्या, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट चाहे वह स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट, गौर से देखिए इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होगा इसके प्रत्येक आयनों के सम के बराबर होगा। तो जितना जितना आयन्स होगा इसके सम के बराबर होगा। अब देखिए अगर अपन बात करें इसी में, अगर मान लीजिए आपको लिखना हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मान लीजिए इसी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस K2SO4 लिखना होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर लिखना हो इसका K2SO4 का, तो अपन कैसे लिखेंगे, तो देखिए अगर इसका लिखना है तो सिंपल लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। कहोगे सर ये तो गलत हो गया, क्यों सर, ये था 2 मोल और ये था 1 मोल, यहां पर तो 2 आप लिखे ना, इसका सम कहां लिए, तो आपको पता होना चाहिए जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मलिटी, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, समानता का नियम। तो समानता का नियम बोलता है क्या, एक के साथ एक ही रिएक्शन कर सकता है, 2 के साथ 2 करेगा, 3 के साथ 3 करेगा। इसीलिए इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 कोएफिशिएंट को नहीं यूज किए। तो जब भी आपको लिखना हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में, आप समझिए अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखना हो तो सिर्फ केटायन और एनायन को लिख देते हैं हम लोग, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो उसका गुणांक है उस गुणांक पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अगर मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखना हो उसी को, तो अपन क्या करते हैं, उसका जो भी आयन्स है उसके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जरा से हम लोग बात करें, ऐसा लिखा हुआ था Al2SO4, देखिए Al2SO4, इसका लिखना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो अगर ब्रेक करेंगे तो ये तो टूट जाएगा, एल्युमिनियम पे +3 4 और सल्फेट पर -2 बैलेंस करेंगे तो यहां पर कितना 3। अब देखिए अगर इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Al2SO4 का अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपने को लिखना हो, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसको लिखना हो इसका, तो अपन सिंपल लिख देंगे केटायन और एनायन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम +3 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट। अब देखिए इसके कोएफिशिएंट को नहीं लिखना है, ये बात आप समझिए कि जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का बात होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में कभी भी आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का बात नहीं करते। तो देखिए ये कोलराउस का नियम एक ऐसा नियम है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे एप्लीकेबल होता है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए चाहे आपका वीक हो जाए, कैसा भी इलेक्ट्रोलाइट हो जाए वो दोनों पे अप्लाई होता है। और सिंपल सा बोला जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर, वो प्रत्येक आयनों के सम के बराबर होता है, यानी जितना आयन्स टूटा है केटायन और एनायन में उसके सम के योग के बराबर होता है। तो देख लीजिए खास बात है कि अगर मान लीजिए आपको मोलर कंडक्टेंस के टर्म में लिखना हो, तो मोलर कंडक्टेंस के टर्म में अगर लिखना होगा तो आप जो है कीजिएगा क्या, इसके कोएफिशिएंट को लिखना है साथ में। लेकिन अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखना हो तो आप उसके टर्म को नहीं लिखेंगे, उसके कोएफिशिएंट को नहीं लिखेंगे। एक बार आप देख लीजिए, अब देखिए एक छोटा सा बात अपन करते हैं, वो बात क्या है आप समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम। देखिए ये कोलराउस का नियम जो है, सबसे पहले यह नियम ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यह नियम स्ट्रॉन्ग और वीक, यह नियम स्ट्रॉन्ग और वीक
यानी हम स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू होता है। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू होता है। तो आप याद रखिएगा, ये ऐसा रूल है जो डी वाई हक्करवन सागर जो था वो क्या आपको बोला था कि हम जो है सिर्फ स्ट्रॉन्ग के बारे में बताएंगे लेकिन वीक के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, ये स्ट्रॉन्ग के बारे में तो बताया लेकिन वीक का नहीं बताया, तो उसको फेल करने के लिए, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट है क्या, कोलर हाउस। और ये बोलते हैं कि आप जो मेरा नियम है, जो मेरा एप्लीकेशन है, ये जो है आप स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट पे आप यूज कर सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कोलर हाउस के नियम से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कैसा आएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसके बाद बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है बाबू, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर इनफाइनाइट डायल्यूशन पर BaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी, BaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करें, मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करें यदि Ba+2 और Ba+2 और Cl- का आयनिक कंडक्टेंस क्रमशः 100 और 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने में, आपको बोला गया है इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, जो इनफाइनाइट डायल्यूशन है उस इनफाइनाइट डायल्यूशन पर बेरियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, यानी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पर निकालना है यदि बेरियम+2 और क्लोराइड माइनस का आयनिक कंडक्टिविटी 100 और 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। अब देखिए बात को समझिए और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये किसका यूनिट होता है? ये यूनिट है मोलर कंडक्टेंस का। ये यूनिट किसका है? मोलर कंडक्टेंस का। मोलर कंडक्टेंस का यूनिट है 100 और 50। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं आराम से देखकर कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस है बेरियम+2 का, ये दिया हुआ है 100 यूनिट भी लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लिखा हुआ है। इसके बाद मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन क्लोराइड आयन का, ये दिया हुआ है आपको 50, ये दिया हुआ है 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपसे पूछा है बेरियम क्लोराइड का, तो देखिए बेरियम क्लोराइड को आपको तोड़ने आना चाहिए BaCl2। इसको अपन अगर ब्रेक करते हैं ये टूट जाएगा, बेरियम पे +2 चार्ज और 2 क्लोराइड आयन, ये इस तरह से बैलेंस हो गया। देख लीजिए यहां भी क्लोरीन 2, यहां भी 2। अब अपने को निकालना है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, या तो नॉट या इनफाइनाइट किसका? BaCl2।
तो कोलोराउस का नियम क्या बोलता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है इसके प्रत्येक आयनों के कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है, ठीक है सम। ये बेरियम है तो एक, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 2, तो अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मोलर कंडक्टेंस किसका, क्लोराइड आयन का, ठीक है। अब देखिए आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 100, तो यहाँ हो गया 100 प्लस ये 2, तो 2 इंटू इसका कितना 50, तो 50 इंटू 2 कितना 100, ये भी 100 और ये भी 100 और 100 कितना 200, ये हो गया 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ऐसे करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं, किसका यूज करके, कोलोराउस के नियम का। तो देखिए आज अपन कोलोराउस का नियम पढ़ लिए, अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हम लोग इसका बात करेंगे। आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, अगर पढ़ लीजिएगा आज के लिए काफी है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप इसी तरह कंटिन्यू क्लास कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।